तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी सर्किल में। और इसमें हम बात कर रहे हैं यूपीएससी क्विज 2025। विषय की बात करें तो भारत अर्थव्यवस्था एवं संबंधित मुद्दों से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उन पर प्रश्न है अर्थव्यवस्था से संबंधित। तो जो पहला प्रश्न देखेंगे T+0 निपटान चक्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इसके लिए आवश्यक है कि निधियों और प्रतिभूतियों दोनों का आदान प्रदान एक ही दिन किया जाए। दूसरा कथन है कि यह खुदरा निवेशकों को प्रतिभूतियों तक त्वरित पहुंच प्रदान करता है। और तीसरा कथन है कि भारत में इसे पहले ही पूर्णतः क्रियान्वित किया जा चुका है। बताना है कि इनमें से कितने सही हैं, केवल एक, केवल दो, तीनों या फिर कोई नहीं। तो ये जो T+0 सेटलमेंट सिस्टम है इसके बारे में सवाल पूछ रहा है, बताना कि इनमें से कितने सही हैं। तो इसमें पहला और दूसरा सत्य है, तीसरा कथन जो है गलत है। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। तो पहला दूसरा सही, तीसरा गलत, तो सही विकल्प बी हो जाएगा, केवल दो। असल में होता क्या है कि जो T+0 सेटलमेंट सिस्टम है इसमें जो ट्रेड होते हैं उनका निपटान उसी दिन किया जाता है जिससे प्रतिभूतियों तक त्वरित पहुंच मिल जाती है, खासकर जो खुदरा निवेशक हैं उनको। हालांकि जो T+0 है इसे अभी तक भारत में पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है। और ये जो T+0 प्रणाली है तो इसमें क्या है कि जो निधि होते हैं यानी कि जो फंड हैं और जो सिक्योरिटीज हैं उनको इनका आदान प्रदान एक ही दिन कर दिया जाता है। तो इससे क्या है कि जो खुदरा निवेशक होते हैं उनकी प्रतिभूतियों तक त्वरित पहुंच जो है हो जाती है। इसके लिए ये अच्छा होता है। हालांकि इसे अब तक पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया है। दूसरी प्रणाली होती है T+1 सेटलमेंट। इसमें क्या होता है कि जो लेन देन की तारीख के एक कारोबारी दिन के बाद ट्रेड का सेटलमेंट किया जाता है। और जो T+1 सेटलमेंट है यह भारत में 2021 से प्रारंभ किया गया था और यह देश में लागू भी किया जा चुका है। और मुख्य मुद्दा ये है कि जो विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक हैं यानी कि जो PFI हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, वो T+0 का विरोध कर रहे हैं। ठीक है, अब T+0 का अर्थव्यवस्था में महत्व ये है कि ये तीव्र निपटान से संबंधित है। इसके अलावा जो खुदरा निवेशक हैं उनके लिए फायदेमंद है, इसका यह लाभ है। अब आगे देखेंगे दूसरा प्रश्न। प्रश्न नंबर दूसरा है कि विदेशी मुद्रा या फॉरेक्स या फॉरेन एक्सचेंज भंडार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में विदेशी मुद्राएं, सोना, विशेष आहरण अधिकार तथा IMF के साथ रिजर्व ट्रेंच स्थिति यानी कि RTP शामिल है। दूसरा कथन है कि विदेशी मुद्रा भंडार भारतीय रुपए को स्थिर रखने और विनिमय दरों को प्रबंधित करने में मदद करता है। तीसरा कथन है कि मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति भारत की विदेशी निवेश और व्यापार को आकर्षित करने की क्षमता को बढ़ाती है। बताना है कि इनमें से कितने कथन सत्य हैं, केवल एक, केवल दो, तीनों या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प पहला, दूसरा, तीसरा तीनों कथन सत्य हैं। तो सही विकल्प सी हो जाएगा कि ये तीनों कथन सत्य हैं। क्योंकि होता क्या है कि जो मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार हैं ये निवेशकों का विश्वास बढ़ाते हैं, जिससे भारत जो है विदेशी निवेश के लिए अत्यधिक आकर्षक बन जाता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाता है। और ये जो विदेशी मुद्रा भंडार है तो विदेशी मुद्रा भंडार से हमारा आशय है कि केंद्रीय बैंक के द्वारा विदेशी मुद्रा में आरक्षित जो संपत्ति है उनसे होता है, जिसमें बॉन्ड हो गया, ट्रेजरी बिल हो गया और अन्य सरकारी प्रतिभूतियां शामिल होती हैं। और यहाँ पे ये ध्यान देने योग्य है कि जो अधिकांश विदेशी मुद्रा भंडार होती है यह ज़्यादातर अमेरिकी डॉलर में आरक्षित किए जाते हैं। और भारत के विदेशी मुद्रा में जो 4 तत्व हैं उनको शामिल किया जाता है, जिसे पहला है विदेशी मुद्रा भंडार या विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ, दूसरा स्वर्ण भंडार, तीसरा विशेष आहरण अधिकार और चौथा है IMF के पास रिजर्व ट्रेंच। अब विदेशी मुद्रा भंडार के उद्देश्य ऐसा है कि यह मौद्रिक एवं विनिमय दर प्रबंधन हेतु निर्मित नीतियों के प्रति समर्थन और विश्वास बनाए रखने के लिए
किया जाता है। इसके अलावा जो विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति है, जो विदेशी मुद्रा भंडार है, उसकी बात करें तो ऐसी संपत्ति से है, विदेशी मुद्रा से हमारा जो संदर्भ है ऐसे संपत्ति से है जिसका मूल्यांकन देश की स्वयं की मुद्रा के अलावा किसी अन्य मुद्रा के आधार पर किया जाता है, जैसे यूएस डॉलर, पाउंड, ये सब वगैरह हो गया। तो हमारे देश में विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति का सबसे बड़ा घटक जो है वो डॉलर के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा जो सोना हो गया वो हो गया, फिर होता है विशेष आहरण अधिकार यानी कि स्पेशल एसडीआर। तो इससे क्या है कि यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा 1969 में अपने सदस्य देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति के रूप में बनाया गया था एसडीआर को। तो एसडीआर मतलब होता है क्या है कि ना ही तो यह एक मुद्रा है और ना ही एक आईएमएफ पर इसका कोई दावा किया जा सकता है, बल्कि यह आईएमएफ के सदस्यों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने योग्य मुद्राओं पर एक संभावित दावा होता है और इन मुद्राओं के लिए एसडीआर का आदान प्रदान किया जा सकता है। और असल में होता क्या है कि जो एसडीआर का मूल्य होता है इसकी गणना बास्केट ऑफ करेंसी के रूप में की जाती है। तो बास्केट ऑफ करेंसी में जो शामिल मुद्राएं हैं उनके औसत भार के आधार पर किया जाता है। और ये जो बास्केट ऑफ करेंसी है इसमें 5 देश की मुद्राएं शामिल हैं। ऑफकोर्स यूएसए डॉलर है, चीन की रेमबी है, जापानी येन है और ब्रिटिश पाउंड है। और आईएमएफ की अगर हम रिजर्व ट्रांच की बात करें, आरक्षित कोष की बात करें, तो रिजर्व ट्रांच जो स्थिति का मतलब ये होता है कि मुद्रा के आवश्यक कोटे के एक हिस्से से होता है जो प्रत्येक सदस्य देश को आईएमएफ को प्रदान करना चाहिए, जिसका उपयोग अपने स्वयं के उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। तो जो रिजर्व ट्रेंच है या जो रिजर्व ट्रांच है, आरक्षित कोष है, ये ऐसी मुद्रा होती है जिसे प्रत्येक सदस्य देश के द्वारा आईएमएफ को प्रदान किया जाता है और जिसका उपयोग वे देश अपने स्वयं के प्रयोजनों के लिए कर सकते हैं। और इस मुद्रा का प्रयोग जो है सामान्यतः आपातकाल की स्थिति में ही किया जाता है। ठीक है, तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि तीनों कथन सत्य हैं। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है कि भारत के डिजिटल रुपए के महत्व के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इसका उद्देश्य क्रिप्टो करेंसी के लिए एक विनियमित विकल्प प्रदान करना है। दूसरा कथन है कि भारत में इसका भौतिक मुद्रा के साथ 1:1 में विनिमय किया जा सकता है। इसका उद्देश्य भारत की मौजूदा भौतिक मुद्रा को पूरी तरह से प्रतिस्थापित करना है। बताना है कि इनमें से कितने कथन गलत हैं। केवल 1, केवल 2, कोई नहीं या तीनों। तो देखिए, पहला कथन जो है यह सत्य है, दूसरा कथन भी सत्य है, तीसरा कथन जो है यह असत्य है। तो सही विकल्प ए हो जाएगा कि इनमें से केवल एक कथन गलत है, कथन नंबर 3। तो डिजिटल रुपए की बात कर रहा है, तो जो डिजिटल मुद्रा है असल में इसका उद्देश्य जो है यह भौतिक मुद्रा को प्रतिस्थापित करना नहीं है, बल्कि विनिमय के लिए एक सुरक्षित डिजिटल माध्यम के रूप में इसके साथ काम करना है। और ये जो डिजिटल रुपया है असल में क्रिप्टो करेंसी के लिए एक विनियमित विकल्प प्रदान करता है। साथ ही साथ भारत में भौतिक मुद्रा के साथ 1:1 विनिमय योग्य है, जिससे लेन देन क्षमता बढ़ जाती है। और प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। खैर, तो जो सही विकल्प है नंबर 3 का, प्रश्न नंबर 3 का, वो ए हो जाएगा कि केवल 1 यानी कथन 3 गलत है, बाकी पहले दूसरे सत्य हैं। अब प्रश्न नंबर 4 है कि घरेलू प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण बैंकों यानी कि DSIBs, DSIBs यानी कि डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि प्रणालीगत जोखिमों को रोकने के लिए DSBI यानी कि DSIBs को अतिरिक्त पूंजी आवश्यकताओं के अधीन होना पड़ता है। दूसरा कथन है कि DSIB के रूप में वर्गीकृत बैंकों का आकार सकल घरेलू उत्पाद के 10% से अधिक होना चाहिए। तीसरा कथन है कि भारत में DSIB का वर्गीकरण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तुत ढांचे पर आधारित है। तो
थोड़ी सी हम घरेलू प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण बैंकों की अगर हम बात करें या डीसिप्स की बात कर लें, यानी कि डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स की बात करें, तो ये ऐसे बैंक होते हैं जिनको उनके आकार, जटिलता और वित्तीय प्रणाली के साथ साथ के मतलब वित्तीय प्रणाली के अंतर संबंधों के कारण घरेलू अर्थव्यवस्था में टू बिग टू फेल, यानी कि इतने बड़े होते हैं कि फेल नहीं हो सकते के रूप में माना जाता है। और इनकी जो हालांकि इतने बड़े होते हैं फेल नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर फिर भी ये फेल हो गए तो इनकी विफलता जो है वित्तीय प्रणाली और आर्थिक गतिविधियों को बाधित कर सकती है। यानी कि सोच के देखिए, भारत अगर स्टेट बैंक फेल हो जाए तो क्या होगा, ऐसा है। तो वर्तमान में हमारे देश में जो 4 बैंक हैं वो डीसिप्स में शामिल हैं, जिसमें सबसे पहले SBI को शामिल किया गया 2015 में, उसके बाद ICICI बैंक को 2016 में, फिर HDFC को 3 बैंक हैं, SBI, ICI और HDFC। तो HDFC बैंक को 2017 में शामिल किया गया। तो कुल 3 बैंक हैं हमारे देश भारत में जो डीसिप्स में शामिल हैं। तो RBI के द्वारा डीसिप्स से निपटने के लिए, मतलब इसके लिए जो रूपरेखा है, इसकी घोषणा सबसे पहले 2014 में की गई थी। तो पहला जो कथन है कि प्रणालीगत जोखिमों को रोकने के लिए डीसिप्स को अतिरिक्त पूंजी आवश्यकताओं के अधीन होना पड़ता है। तो पहला कथन सत्य है। दूसरा कथन जो है ये गलत है, क्योंकि बैंकों को DSIB वर्गीकरण के लिए मूल्यांकित किया जाता है यदि उनका आकार जो है सकल घरेलू उत्पाद के 2% से अधिक हो। ठीक है, तो दूसरा कथन गलत हो जाता है। तीसरा कथन जो है यह सत्य है। तो पहला और तीसरा कथन यहाँ पे सत्य है, तो सही विकल्प बी हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 5 है कि वैश्विक प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण बैंकों यानी कि GSIBs यानी कि GSIBs के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि GSIB की पहचान बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति द्वारा की जाती है। दूसरा कथन है कि GSIB गैर SIB की तुलना में अधिक पूंजी और विनियामक आवश्यकताओं के अधीन है। तीसरा कथन है कि GSIB की पहचान करने की रूपरेखा घरेलू बैंकों पर भी लागू होती है। बताना है कि इनमें से कितना या कितने कथन सत्य हैं। केवल 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, या फिर ये 1, 2 और 3। तो थोड़े से हम जान लें कि जो वैश्विक प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण बैंक हैं या GSIBs हैं, यानी कि ग्लोबल सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं, तो इनकी पहचान जो है, ये जो ग्लोबल वैश्विक महत्वपूर्ण बैंक हैं यानी कि वैश्विक प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण बैंक हैं जो कि GSIB हैं, ये इतना बड़ा माना जाता है कि वो असफल नहीं हो सकते। साथ ही साथ ये उच्च पूंजी एवं विनियामक आवश्यकताओं के अधीन होते हैं, जिससे वैश्विक वित्तीय प्रणाली के लिए उनके द्वारा उठाए जोखिमों को कम करने के लिए अतिरिक्त कॉमन इक्विटी टियर बफर्स पूंजी भी शामिल होती है। तो पहला कथन जो है यह गलत हो जाएगा। दूसरा कथन सत्य है कि GSIB गैर SIB की तुलना में अधिक पूंजी और विनियामक आवश्यकताओं के अधीन है, क्योंकि उसको अधिक पैसा चाहिए, अधिक रेगुलेशन चाहिए इसमें। तीसरा कथन कि GSIB के पहचान करने की रूपरेखा घरेलू बैंकों पर भी लागू होती है, गलत है, क्योंकि जो GSIB है इसका जो ढांचा है वैश्विक स्तर पर परिचालन करने वाले बैंकों पर लागू किया जाता है और यह घरेलू बैंकों पर लागू नहीं होता, बल्कि भारत में घरेलू बैंकों का मूल्यांकन और जो मूल्यांकन किया जाता है एक अलग ढांचे जिसे कि डीसिप्स कहा जाता है, यानी कि घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंक ढांचे के तहत किया जाता है। और जो GSIB है तो असल में जो ग्लोबल सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक हैं इनकी पहचान जो है वित्तीय स्थिरता बोर्ड यानी कि जिसे कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड कहा जाता है, तो इसके द्वारा वर्ष G20 का एक 2009 में मीटिंग हुआ था, वहाँ FSB की गठन किया गया, तो उसके द्वारा बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति से परामर्श करने की बात की जाती है।
यानी कि G-SIBs की पहचान जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड के द्वारा की जाती है, और यह जो है ये पहचान जो है बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति से परामर्श लेता है, उसके बाद की जाती है। तो पहला कथन गलत है। दूसरा बताया आपको, ये दूसरा सत्य है क्योंकि ये बैंक बहुत बड़े होते हैं। और तीसरा कथन जो है ये भी गलत है। तो सही विकल्प यहाँ पे केवल 2 हो जाएगा, यानी कथन 1 सही हो जाएगा। तो ये जो असल में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड है, एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जो कि वैश्विक वित्तीय प्रणाली की निगरानी का काम करता है और उसके बारे में सिफारिश करता है। और वर्ष 2023 तक कुल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 29 GSIB हैं, यानी कि वैश्विक प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण बैंक हैं, जिसमें JP मॉर्गन चेस, बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी ग्रुप, HSBC, एग्रीकल्चर बैंक ऑफ चाइना, बार्कलेज और BNB पार्ibas समेत 29 ग्लोबल GSIB बैंक हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम प्रश्न नंबर 6 को। प्रश्न नंबर 6 है कि केंद्रीय मूल्यवर्धित कर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। केंद्रीय मूल्यवर्धित कर यानी सेंट्रल वैट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। सेवा कर के स्थान पर एकल अप्रत्यक्ष कर लागू करना, दोहरे कराधान को रोकना और कैस्केडिंग करों को कम करना, भारत में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना, या केंद्र सरकार के लिए राजस्व संग्रह बढ़ाना। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि दोहरे कराधान को रोकना और कैस्केडिंग करों को कम करना, यह सैनवेट का प्राथमिक उद्देश्य है। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा कि दोहरे कराधान को रोकना और कैस्केडिंग करों को कम करना सैनवेट का प्राथमिक उद्देश्य है। तो ये जो दोहरे कराधान को रोकना ये तो ठीक है, और ये जो कैस्केडिंग कर है, असल में ये तब होता है जब एक कर को दूसरे कर के ऊपर लगाया जाता है, तब इसे कैस्केडिंग कहा जाता है। तो इससे वस्तुओं और सेवाओं की जो कुल लागत है वह बढ़ जाती है। तो असल में ये जो सैनवेट है यह निर्माताओं एवं सेवा प्रदाताओं को उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त इनपुट सेवाओं या पूंजीगत वस्तुओं पर चुकाए गए उत्पाद शुल्क या सेवा कर के लिए क्रेडिट का दावा करने की अनुमति देकर ऐसा करता है। अब इसके लिए क्या था कि सैनवेट क्रेडिट नियम 2004 लाया गया था, वो लागू किया गया, और यह प्रणाली जो है कराधान प्रक्रिया को सरल बनाती है और यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक चरण में केवल मूल्य संवर्धन पर ही कर लगाया जाए। तो इसलिए लाया गया था सैनवेट क्रेडिट नियम, जिसके 20 साल पूरे हो चुके हैं, और है ना, इसके लिए मैं भी पूछ सकता है ये प्रश्न। और अब देखेंगे 7वां नंबर प्रश्न। प्रश्न नंबर 7वां है कि विंडफॉल जेन्स टैक्स किस कर संरचना के अंतर्गत लगाया जाता है। वस्तु एवं सेवा कर, सीमा शुल्क, कॉर्पोरेट आयकर, या विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क। तो विंडफॉल जेन्स टैक्स की थोड़ी सी हम बात कर लें, जो कि भारत के संदर्भ में काफ़ी पुराना है, नया नहीं है, और हालांकि ये लॉकडाउन के समय चर्चा में आया था। तो बात कर लें विंडफॉल जेन्स टैक्स की। तो जो ये जो टैक्स है या जो कर है, अगर कर संरचना की अगर हम बात करें तो यह विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क या SAED यानी कि स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी और एडिशनल एक्साइज ड्यूटी कर संरचना के तहत लगाया जाता है। तो ये जो विंडफॉल जेन्स टैक्स है, अप्रत्याशित लाभ कर, असल में यह अप्रत्याशित आर्थिक परिस्थितियों से लाभ अर्जित करने वाली कंपनियों पर कर लगाने के लिए एक व्यवस्था है, जिसे भारत सरकार ने 1970 के दशक में इसकी शुरुआत की थी। और ये टैक्स जो है यह भारत सरकार द्वारा उन विशिष्ट उद्योगों पर लगाया जाने वाला अतिरिक्त कर है जो अप्रत्याशित रूप से उच्च लाभ कमाते हैं, और यह अक्सर तब होता है जब भू राजनीतिक तनाव या जो कमोडिटी होती हैं उनकी कीमतों में उछाल जैसी वैश्विक घटनाओं के कारण कुछ क्षेत्रों को अप्रत्याशित लाभ होता है, तब यह विंडफॉल जेन टैक्स या अप्रत्याशित कर लाभ लगाया जाता है। और अभी हुआ क्या था कि
अभी हाल ही में जुलाई 2022 में जब रूस यूक्रेन संघर्ष हुआ तो उसके बाद जो वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया, उसके कारण तेल उत्पादकों और रिफाइनरों के द्वारा अर्जित अत्यधिक मुनाफे को पकड़ने के लिए, यानी कि उसको बराबर करने के लिए भारत सरकार के द्वारा विंडफॉल जैन टैक्स लगाया गया था। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो जीएसटी है यानी कि वस्तु एवं सेवा कर, यह वस्तुओं एवं सेवाओं की बिक्री पर लागू होता है, लेकिन कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और ईंधन उत्पाद ये जो है जीएसटी से इनको बाहर रखा गया है। ठीक है, और ये जो सीमा शुल्क होता है यानी कि बी विकल्प, तो सीमा शुल्क क्या है कि जो आयातित वस्तुएं होती हैं उन पर लागू होता है, लेकिन अप्रत्याशित कर को ये कवर नहीं करता। और ये जो कारपोरेट कर है, कारपोरेट आयकर है, असल में कारपोरेट आयकर जो है यह कंपनी के मुनाफे पर एक सामान्य कर है, लेकिन यह विशेष रूप से वैश्विक मूल्य में उतार चढ़ाव से होने वाले अप्रत्याशित आय को लक्षित नहीं करता है। इसलिए यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा, विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क कर संरचना के तहत विंडफॉल जैन टैक्स लगाया जाता है। अब देखेंगे हम प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है हमारा कि खच्चड़ बैंक खातों के संचालन में या म्यूल बैंक अकाउंट के संचालन में धन खच्चड़ या मनी म्यूल बनने की सबसे अधिक संभावना किसकी है? वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, उच्च निवल संपत्ति वाले व्यक्ति या बैंकिंग ज्ञान वाले वित्तीय विशेषज्ञ या सीमित वित्तीय साक्षरता वाले व्यक्ति। तो यहाँ पे डी विकल्प सही हो जाएगा कि जो म्यूल बैंक अकाउंट हैं उसमें, मतलब उसके संचालन में मनी म्यूल या धन खच्चड़ बनने की जो सबसे अधिक संभावना है वह सीमित वित्तीय साक्षरता वाले व्यक्ति की है। तो ये जो मनी म्यूल होते हैं या जो धन खच्चड़ होते हैं, अक्सर में जो सीमित वित्तीय ज्ञान वाले व्यक्ति होते हैं जिनका धोखेबाजों के द्वारा शोषण किया जाता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, उन्हें अपने खातों को अवैध गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति देने के लिए हेरफेर किया जाता है। तो म्यूल बैंक खाते की अगर हम बात करें तो जो धोखेबाज होते हैं उनके द्वारा जो अवैध गतिविधियां होती हैं, जैसे अवैध धन शोषण के लिए उपयोग किए जाने वाले बैंक खाते होते हैं, इसमें क्या है जो अक्सर सीमित वित्तीय ज्ञान वाले व्यक्तियों से यह खाता प्राप्त किया जाता है। और इसमें क्या है जो धन तस्कर होते हैं उनको उसमें ऐसे व्यक्तियों को फंसा दिया जाता है जिससे इनका नुकसान होता है ना। अब प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 है कि राजस्व खुफिया निदेशालय या डीआरआई यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि डीआरआई सीमा शुल्क अधिनियम को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। यह अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ सहयोग करता है। डीआरआई गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, तीनों या फिर कोई नहीं। तो राजस्व खुफिया निदेशालय की अगर हम बात करें तो राजस्व खुफिया निदेशालय जो है यह सन 1957 में इसको स्थापित किया गया, जो कि नई दिल्ली भारत में स्थित है और यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है। तो तीसरा कथन जो है ये गलत हो जाएगा और पहला कथन जो है वो सत्य है कि डीआरआई यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस जो है यह सीमा शुल्क अधिनियम और अन्य संबंधित कानूनों को लागू करता है। ठीक है, तो पहला कथन जो है सत्य है। इसके अलावा यह जो क्या करता है, तस्करी और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने के लिए वैश्विक जितनी भी एजेंसियां हैं उनके साथ सहयोग करता है। तो दूसरा कथन भी सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा कि केवल दो कथन सत्य हैं, पहला और दूसरा। तीसरा कि यह गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है, तो ऐसा नहीं है, यह वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है। तो इसका जो काम है असल में जो जितने भी मादक पदार्थ हैं उसके अलावा सोने, जो सोना चांदी है, सोना गोल्ड और जो जाली मुद्रा है और वन्य जीवों की तस्करी को रोकना और उसकी जांच करना यह काम करता है। इसके अलावा यह अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ सहयोग करता है। साथ ही साथ यह सीमा शुल्क अधिनियम और संबंधित कानूनों का प्रवर्तन करता है। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, केवल दो। अब प्रश्न नंबर 10 देखेंगे हम। प्रश्न नंबर 10 है कि भारत में केंद्रीय मूल्य वर्धित
कर या सैनवेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि यह केवल उत्पाद शुल्क पर लागू होता है तथा सेवा कर इसमें शामिल नहीं होता। दूसरा कथन कि विनिर्माण प्रक्रिया के अभिन्न अंग पूंजीगत वस्तुओं पर सैनवेट क्रेडिट का दावा किया जा सकता है। और तीसरा कथन है कि इसने संशोधित मूल्य वर्धित कर या मोड वैट प्रणाली का स्थान ले लिया। बताना है कि इनमें से कितने गलत हैं। तो सैनवेट, जैसा कि इस पर पहले भी क्वेश्चन था, तो यह केवल उत्पाद शुल्क पर लागू होता है, यह कथन गलत है, क्योंकि यह उत्पाद शुल्क पर लागू होता है और सेवा कर दोनों पर लागू होता है। तो पहला कथन जो है ये गलत हो जाएगा। ठीक है। दूसरा है कि विनिर्माण प्रक्रिया के विभिन्न अंग पूंजीगत वस्तुओं पर सैनवेट क्रेडिट का दावा किया जा सकता है। तो यह सही है, क्योंकि विनिर्माण के जो जितने भी अंग हैं ये पूंजीगत सामान जो है सैनवेट क्रेडिट नियम जो कि 2004 में आया था उसके लिए पात्र हैं। तो दूसरा कथन सत्य है। तीसरा है कि इसने संशोधित मूल्य वर्धित कर मोड वैट प्रणाली का स्थान ले लिया। तो सैनवेट क्रेडिट नियम 2004 के अंतर्गत सैनवेट ने मोड वैट का स्थान ले लिया था। तो सही विकल्प यहाँ पे जो तीसरा कथन है ये भी सत्य हो जाएगा। दूसरा और तीसरा सत्य है। बताना है कि गलत कितने हैं। तो पहला कथन गलत है, केवल एक कथन गलत है। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, केवल एक कथन गलत है। और सैनवेट की अगर हम बात करें तो यह जो सैनवेट प्रणाली है एक कर क्रेडिट प्रणाली है जो निर्माताओं या सेवा प्रदाताओं को विनिर्माण या आउटपुट सेवाओं को प्रदान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले इनपुट या इनपुट सेवाओं पर भुगतान किए गए उत्पाद शुल्क या सेवा कर पर सेट ऑफ का दावा करने की अनुमति देता है। ठीक है। और अब देखेंगे हम प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है कि प्रत्ययी धन या फिड्यूसरी मनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि प्रत्ययी धन में चेक और बैंक नोट शामिल हैं जो अपना मूल्य जो है विश्वास से प्राप्त करते हैं। दूसरा कथन है कि प्रत्ययी धन को सभी लेन देन के लिए कानूनी रूप से स्वीकार किया जाना आवश्यक है। और तीसरा कथन है कि किसी जमाकर्ता को मांग पर कागजी मुद्रा में भुगतान करने का बैंक का वादा प्रत्ययी धन का प्रतिनिधित्व करता है। बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कितने कथन गलत हैं। केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर कोई नहीं। तो सबसे पहले हम प्रत्ययी धन या फिड्यूसरी मनी की अगर हम बात करें तो यह एक प्रकार का धन होता है जिसका मूल्य जो है भुगतानकर्ता और भुगतानकर्ता के बीच विश्वास और भरोसे से प्राप्त होता है, न कि किसी कानूनी आदेश या आंतरिक मूल्य के द्वारा समर्थित होता है। तो अब इसे बताना है कि कौन से कथन गलत हैं। तो पहला कथन जो है यह असल में सत्य है, क्योंकि चेक और बैंक नोट जो हैं ये प्रत्ययी धन के रूप में काम करते हैं, क्योंकि उनकी स्वीकृति इस बात पर निर्भर करता है या इस विश्वास पर निर्भर करता है कि उन्हें फिएट मनी या सामान के लिए बदला जा सकता है। जैसे हमने किसी को चेक दिया, सामने वाला ले लिया, विश्वास पे लिया। तो पहला कथन जो है सत्य है। और दूसरा कथन कि प्रत्ययी धन को सभी लेन देन के लिए कानूनी रूप से स्वीकार किया जाना आवश्यक है, यह गलत है, क्योंकि प्रत्ययी धन को सभी लेन देन के लिए कानूनी रूप से स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। जबकि फिएट मनी को सरकार के द्वारा वैध मुद्रा घोषित किया जाता है। लोग प्रत्ययी धन को स्वीकार करने से मना कर सकते हैं। जैसे अगर हम किसी को चेक दिए, सामने वाला मना कर दिया, तो आप उस पर प्रेशर नहीं डाल सकते, जिससे इसकी स्वीकृति जो है स्वैच्छिक हो जाती है। तो दूसरा कथन जो है ये गलत है। और तीसरा कथन है कि किसी जमाकर्ता को मांग पर कागजी मुद्रा में भुगतान करने का बैंक का वादा प्रत्ययी धन का प्रतिनिधित्व करता है, यह कथन सत्य है, क्योंकि ग्राहकों को यह भरोसा होता है कि जो बैंक है यह निकासी का सम्मान करेगा। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा, केवल एक, यानी कि कथन 2 जो है यह गलत है। अब प्रश्न नंबर 12वां है कि निम्न में से कौन सा निकट मुद्रा, अर्धधन या क्वासी मनी का सबसे अच्छा वर्णन करता है। पहला कथन है कि सिक्के और कागजी मुद्रा को आधिकारिक तौर पर वैध मुद्रा घोषित किया जाता है। दूसरा कथन है कि सोना और चांदी जैसी भौतिक वस्तुएं जो वैध मुद्रा के रूप में काम करती हैं। तीसरा कि क्रिप्टो करेंसी जो केंद्रीय बैंकों द्वारा जारी वैध मुद्रा का एक
रूप है। और चौथा कथन है कि ऐसी संपत्तियां जो नगद नहीं है लेकिन मूल्य के न्यूनतम नुकसान के साथ नगद में परिवर्तित की जा सकती है। बताना है कि इनमें से कौन सा निकट मुद्रा या अर्धधन या क्वासी मनी का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो निकट धन की बात करें, जिसे कि अर्धधन या क्वासी मनी के रूप में परिभाषित किया जाता है या जाना जाता है, यह ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों को संदर्भित करता है जो अत्यधिक तरल होते हैं और जिन्हें कम से कम मूल्य हानि के साथ आसानी से नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन इनका उपयोग जो है सीधे लेन देन के लिए नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि ऐसी संपत्तियां जो नगद नहीं है लेकिन मूल्य के न्यूनतम नुकसान के साथ नगद में परिवर्तित की जा सकती हैं। डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो निकट धन में जो बचत खाते होते हैं वो हो गया, मनी मार्केट फंड, जमा प्रमाण पत्र और सरकारी ट्रेजरी प्रतिभूतियां जैसी परिसंपत्तियां शामिल हैं। तो इन परिसंपत्तियों को जल्दी से समाप्त किया जा सकता है, लेकिन इनका उपयोग नकदी की तरह सीधे विनिमय के माध्यम के रूप में नहीं किया जाता। और कथन ए गलत है। कथन ए है कि सिक्के और कागजी मुद्रा को आधिकारिक तौर पर वैध मुद्रा घोषित किया जाता है। तो जो सिक्के और कागजी मुद्रा जो है ये फिएट मनी है, जो कानूनी मुद्रा है, ये निकट मुद्रा नहीं है। ठीक है, और बी कथन भी गलत है क्योंकि जो सोना और चांदी है इनको कमोडिटी मनी माना जाता है, निकट मुद्रा नहीं। मतलब ये कमोडिटी मनी तो है लेकिन निकट मुद्रा नहीं। जो इनका आंतरिक मूल्य जो है वो मतलब इनके आंतरिक मूल्य जो कि बाजार के उतार चढ़ाव से परिवर्तित होता रहता है, तो इन्हें नकदी में आसानी से परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा। और जो सी है ये भी गलत है क्योंकि क्रिप्टो करेंसी जो है इसको अस्थिरता और विनिमय की कमी के कारण आधिकारिक वित्तीय प्रणालियों में अभी तक व्यापारिक रूप से मुद्रा के रूप व्यापक रूप से मुद्रा के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। इसलिए यहाँ पे कथन डी सही होगा कि ऐसी परिसंपत्तियाँ जो नगद नहीं है लेकिन मूल्य के न्यूनतम नुकसान के साथ नगद में परिवर्तित की जा सकती हैं, यह निकट मनी या क्वासी मनी का सबसे अच्छा वर्णन करती हैं। अब प्रश्न नंबर 13 है कि निकट मुद्रा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि निकट मुद्रा केंद्रीय बैंक द्वारा जारी की गई फिएट मुद्रा का एक रूप है। दूसरा कथन कि निकट मुद्रा M1 मुद्रा आपूर्ति में शामिल है। तीसरा कथन है कि सभी वित्तीय परिसंपत्तियां जिनका मूल्य है निकट मुद्रा मानी जाती हैं। बताना है इनमें से कितने सही हैं, केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा कि इनमें से कोई भी सही नहीं है, क्योंकि निकट मुद्रा जो है ये केंद्रीय बैंक द्वारा जारी की गई फिएट मुद्रा का रूप नहीं है, बल्कि इसमें बचत खाते आते हैं, ट्रेजरी बिल आते हैं निकट मुद्रा में, मनी मार्केट फंड और जमा प्रमाण पत्र आते हैं, जिन्हें अपेक्षाकृत जो है आसानी से नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है। जबकि जो फिएट मनी है ये केंद्रीय बैंक के द्वारा जारी की गई कानूनी निविदा है, जैसे कि सिक्के और बैंक नोट। इसलिए जो पहला कथन है यह गलत है। दूसरा कथन कि निकट मुद्रा M1 मुद्रा आपूर्ति में शामिल है, ऐसा नहीं है। जबकि निकट मुद्रा फिएट मुद्रा है ही नहीं तो यह M1 मुद्रा आपूर्ति में शामिल नहीं होगा। तो दूसरा कथन भी गलत है, क्योंकि निकट मुद्रा को M1 मुद्रा में शामिल नहीं किया गया है, जिसमें नकदी और मांग जमा शामिल है। इसके बजाय M2 और M3 जैसे व्यापक धन आपूर्ति उपायों में निकट मुद्रा को शामिल किया जाता है। ठीक है, अब जो तीसरा विकल्प है ये भी गलत है, क्योंकि जो सभी वित्तीय परिसंपत्तियां हैं निकट मुद्रा के रूप में योग्य नहीं होती हैं। लाइक स्टॉक, रियल इस्टेट और दीर्घकालिक बॉन्ड का मूल्य होता है, लेकिन वे अत्यधिक तरल नहीं होते हैं, जिसका अर्थ ये हुआ कि जो उनका मूल्य खोए बिना जल्दी से नकदी में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा कि इनमें से कोई भी सही नहीं है, क्योंकि सभी वित्तीय परिसंपत्तियां जिनका मूल्य है निकट मुद्रा मानी जाती हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो सही विकल्प यहाँ पे डी कोई नहीं। अगला है 14वां नंबर प्रश्न। 14वां नंबर प्रश्न है कि प्लास्टिक मनी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि प्लास्टिक मनी लेन देन के लिए नकदी ले जाने की आवश्यकता को समाप्त कर देती है। दूसरा कथन है कि प्लास्टिक मनी को सुरक्षा के लिए किसी प्रकार के प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा कथन है कि प्लास्टिक मनी का उपयोग करके
किए गए लेन देन स्वचालित रूप से वित्तीय संस्थानों द्वारा दर्ज किए जाते हैं। बताना है कि इनमें से कितने गलत हैं, केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर कोई नहीं। तो प्लास्टिक मनी की अगर हम बात करें तो प्लास्टिक मनी क्या है, वो पैसे वाला नोट नहीं बल्कि जो हमारा डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, प्रीपेड कार्ड और फॉरेक्स कार्ड जैसे भुगतान कार्डों से होता है, जो कैशलेस लेन देन को सक्षम बनाते हैं और सुरक्षा, सुविधा और रिकॉर्ड रखने के लिए लाभ प्रदान करते हैं। तो पहला कथन जो है यह सत्य है कि प्लास्टिक मनी जो है कैशलेस लेन देन की अनुमति देता है, जिससे भौतिक नकदी ले जाने की आवश्यकता कम हो जाती है। इससे हम खरीदारी कर सकते हैं, ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं और एटीएम निकासी के लिए व्यापक रूप से स्वीकार कर सकते हैं, जिससे लेन देन जो है अधिक आसान और अधिक सुरक्षित हो जाता है। तो पहला कथन यहाँ पे सत्य है। कथन 2 की बात करें तो कथन 2 जो है ये गलत है, क्योंकि प्लास्टिक मनी को सुरक्षा उद्देश्यों के लिए प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, यानी कि आपको उसमें पिन डालना पड़ता है। तो दूसरा कथन गलत है। तीसरा कथन है कि प्लास्टिक मनी का उपयोग करके किए गए लेन देन स्वचालित रूप से वित्तीय संस्थानों द्वारा दर्ज किए जाते हैं, यह कथन सत्य है, क्योंकि जो बैंक हैं और क्रेडिट कार्ड प्रदाता हैं ये विस्तृत विवरण रखते हैं, जिससे उपयोगकर्ताओं को अपने खर्च को जांचने, प्रभावी ढंग से बजट बनाने और वित्त का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करने में मदद मिले। इसलिए यहाँ पे जो सही विकल्प है वो ए हो जाएगा कि केवल एक, यानी कि कथन 2 जो है वो गलत है। विकल्प ए सही हो जाएगा कि केवल एक कथन गलत है। अब हमारा 15वां प्रश्न है जो कि अंतिम भी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मुद्रा की M1 परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? सावधि जमा, मुद्रा, मांग जमा, भंडार। सही उत्तर कोड चुने 1 4 2 4 2 3 1 3 4। अब देखिए M1 मुद्रा आपूर्ति जो है, मुद्रा मांग मतलब मुद्रा, मांग जमा और अन्य तरल जमा से बना होती है, जिसमें बचत जमा भी शामिल होती है। तो M1 में मुद्रा आपूर्ति का सबसे तरल हिस्सा शामिल होता है, क्योंकि इसमें मुद्रा और परिसंपत्तियां होती हैं जिन्हें या तो नकदी में बदला जा सकता है या जल्दी से जल्दी बदला जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा 2 और 3, यानी कि मुद्रा और मांग जमा जो है ये M1 की परिभाषा में शामिल है। तो ये वीडियो बस यहीं तक, बाकी पार्ट 4 में लाएंगे हम भारत अर्थव्यवस्था और संबंधित से जो प्रश्न बन सकते हैं उनको। तब तक के लिए नमस्कार।